नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी के कैप्सूल क्रैश कोर्स की शुरुआत आप लोगों के कल से यानी 25 नवंबर से हो चुकी है और आज ये हमारी सेकंड क्लास है और ये आपका सेकंड फ्री डेमो क्लास यूट्यूब पर हो रहा है। कल से प्यारे साथी हमारी जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों ने अब तक जिसने भी क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है, कृपया जल्द से जल्द आज रात को 12 बजे तक आपको अभी भी यह कोर्स मात्र 399 में मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को CAP200 ये कूपन कोड लगाकर PCB और PCM जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप PCB वाले हैं तो PCB वाला और अगर आप PCM वाले हैं तो PCM यहाँ पर लिखा होगा, इसको देखते हुए अपने कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। इनकी क्लासेस का टाइम ये आप रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन पर आते हैं, पेड क्लासेस पर जाते हैं तो बाय नाउ करते हैं, कूपन कोड लगाते हैं, 399 दिखता है और पेमेंट कर देते हैं। ये आपका पूरा टाइम टेबल है जिसमें 3 बजे इंग्लिश की क्लास, 4 बजे हिंदी की क्लास, मैथ्स बायोलॉजी की 5 बजे पैरेलल, ठीक है, 6 PM पर फिजिक्स और 7 PM पर आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। इसके अलावा आर्ट्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों के आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अलग से हम लोगों ने शुरुआत में ही अप्रैल में 299 का एक हिंदी इंग्लिश का कॉम्बो बैच लेकर के आए थे। आप उस बैच में एनरोल हो जाते हैं तो अगर आप सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं तो वहां आपको हिंदी इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। उसमें आपकी पिछली क्लासेस भी होंगी और जो ये नई क्रैश कोर्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं वो भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले हिंदी इंग्लिश की क्लासेस वहां से आपके ले सकते हैं। 299 का बैच उन लोगों का है। जो हमारे पहले से आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश कॉम्बो बैच के हैं, उनको ये क्लासेस उनके फोल्डर पे ही अलग से एक फोल्डर बना दिया जाएगा और वहां पर आप लोगों के ये कैप्सूल क्रैश कोर्स की क्लासेस कल से आप लोगों को शो हो रही होंगी। PDF आपके एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको एक बार इस सेशन को शेयर कर देना है। किस किसने कर दिया? तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है क्योंकि आप लोग हो ना जेनजी, तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। वहाँ आप लोगों को ये क्लास शेयर कर देनी है, ठीक है। कहते हैं ना, ये मैसेज जो है वह 11 लोगों को भेजो, ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ी धमकी होती है। मैं धमकी नहीं दूंगी, मैं तो बड़े प्यार से बोलूंगी क्योंकि आप लोग तो प्यार से ही बात मान लेते हो, है ना। तो धमकी नहीं दूंगी, मैं प्यार से ही बोल रही हूँ कि सारी जगह अपनी ये जो क्लास है उसको आप शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की क्लास से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। रस, छंद, अलंकार। देखो, रस, छंद, अलंकार हिंदी में सबसे मजेदार टॉपिक है। तो सबसे मजेदार टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो ये मजा जो है वो हर एक भारतीय को मिलना चाहिए, हर एक यूपी बोर्ड के बच्चे को मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि उसको पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आए, रस मिले उसको। तो रस मतलब यहाँ गन्ने का रस, आम का रस नहीं है, यहाँ रस मतलब है मजा, है ना। आपकी भाषा में बोले, जेनजी में बोले तो मजा, और वैसे अगर हम शुद्ध हिंदी भाषा में मैं बोलूं हिंदी शिक्षिका की तरह तो आनंद। तो रस का अर्थ होता है आनंद। तो यानी आप कविता, कहानी, नाटक आदि को देखने, सुनने, पढ़ने में जो आनंद लेते हैं उसी को रस कहा जाता है। आप कोई फिल्म देख करके आते हैं, जैसे सैयारा फिल्म देख करके कुछ जेनजी दहाड़े मार मार कर आपके रो रहे थे आपके हॉल में, है ना। बहुत सारी वीडियोस उस टाइम पे वायरल हो रही थी। तो वो क्या था? वो था करुण रस, है ना। आपके खूब दहाड़े मार मार के कोई रो रहा है तो वह है करुण रस, और वो रोने के लिए हॉल में जा रहे हैं। भाई, रोने में दुख होता है लेकिन कई लोगों को रोने में आनंद आ रहा है क्योंकि हर रस, आप डर रहे हैं, कई लोगों को हॉरर फिल्म देखने में बहुत मजा आता है कि वो डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे, लेकिन फिर भी कांपते कांपते भी उनको डरावनी फिल्म देखनी है, भूत वाली फिल्म देखनी है, ठीक है। कुछ लोग रोते रहेंगे लेकिन फिर भी उनको वो रोने वाली फिल्म देखनी है, क्योंकि हर रस का जो अंतिम आप लोगों को अंदर महसूस हो रहा है वो है आनंद। कि आपका करुण रस हो, श्रृंगार रस हो, आपके भयानक रस हो, अद्भुत रस हो, विभत्स रस हो, इन सभी रसों में आपको एक आनंद मिलता है जिसके कारण आप बार बार उसी को देखना चाहते हैं।
तो यहाँ रस क्या है? रस आपके किसी कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ते देखते समय जो भाव हमारे मन में आते हैं उसी को हम रस कहते हैं। इसकी अनुभूति को हिंदी साहित्य में रस कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए किसको कौन सा रस पसंद है? जैसे कुछ आप लोगों की उम्र में हॉर्मोन्स का चक्कर होता है ना, अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उनको श्रृंगार रस वाली जो फिल्में होती हैं उसको देखने में विशेष आनंद आता है। तो कुछ फिल्में कैसी होंगी? श्रृंगार रस प्रधान। श्रृंगार रस जो प्रधान फिल्में होती हैं इसमें नायक और नायिका, नायक और जो नायिका है इसका संयोग या वियोग आपके दिखाया जाता है, इन दोनों के प्रेम को दिखाया जाता है, तो ये आपके श्रृंगार रस प्रधान होता है। अब आप बायोलॉजी में तो हार्मोन्स का चक्कर पड़ते हैं, वो अलग बात है। हम साहित्य में कामदेव के बाण की बात करते हैं कि कामदेव सीधे जो है अपना बाण आपके हृदय पर लगा देते हैं, दिल में तीर हो आपके जाता है और आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये साहित्य के हिसाब से प्रेम का लॉजिक है और बायोलॉजी हमारी हार्मोन्स का चक्कर बताती है। जो भी चक्कर हो, लेकिन अंतिम तौर पर अगर नायक और नायिका की बात हो रही हो तो यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। अब यही आप जो है वो तलवार लेकर किसी के सीने पर चढ़ जाओ कि तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये जैसे बाहुबली की तरह आप सवार हो जाओ, तो यह फिर है वीर रस। अब ऐसा हो कि आप बहुत गहरी नींद में हो, एकदम आलस में हो और आपसे कोई लड़ने के लिए आ जाए, तो आप चाह करके भी उस समय लड़ नहीं पाएंगे, यानी आपके मन में लड़ने का उत्साह नहीं जाएगा, क्योंकि आप हैं सुबह सुबह ठंड में रजाई में है, अंदर आराम से सो रहे हैं और कोई कह रहा है आ तुझे मैं देख लूंगा, तेरी पिटाई करूंगा, ये करूंगा, तेरे दांत तोड़ दूंगा, है ना, तुझे छत से उठा के फेंक दूंगा, और आप नींद में सोए हुए हैं। तो अब यहाँ पर आपका उत्साह नहीं जागेगा आपके मन में, आपको लगेगा चल चल सोने दे मुझे, और आप मुंह ढक के दोबारा सो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो वीर रस होता है इसके लिए आपके मन में खूब उत्साह कि हीरो अगर आपके जो है विलन को मुक्का मार रहा है तो आप भी दांत पीस रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ और तेज मार और तेज मार, ठीक है, इसकी गर्दन काट दे, हाथ काट दे, इसको लात मार के दूर फेंक दे। तो ये वाले भाव आपके मन में आने चाहिए। तो किसी फिल्म को देखते वक्त आपके मन में जब ये उत्साह वाले भाव जागते हैं, जहां आप जो हीरो है उसके घुसे में आपका घुसा भी शामिल हो जाता है, उसके दांत उसके गुस्सा करने में, उसके उठा के पटकने में दुश्मन को आपके दांत भी आप बैठे बैठे पीस लेते हैं, टकटकी लगा करके एकदम मुट्ठी भींच के बैठे होते हैं, तो ये आपके मन में उत्साह जाग रहा है और ये वीर रस आपके होता है। ऐसे ही आप जो है घर में ठहाके लगा के हंस रहे हैं, जब लोटा पड़ रहा है आपके बाबूराव की खोपड़ी पर तो आप यहाँ घर में आपके हंस रहे हैं, जबकि यह सीन कब की, बहुत पहले, है ना, कितने साल पहले शूट हो चुका है, ये रिकॉर्डेड माध्यम में आपको दिख रहा है और ये आप इतनी बार देख चुके हैं, फिर भी इस दृश्य को देखकर आप हा 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 करके हंसेंगे। तो ये जो आप हा 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 करके हंस रहे हैं ये क्या है? हास्य रस है। ये दृश्य आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार हंसी आएगी। तो ऐसा आपके चित्र का, ऐसे चित्र देखना, ऐसे जो है दृश्य देखना, ऐसी कहानी पढ़ना, ऐसी कविता पढ़ना जो आपको हंसा दे, तो ये आपके हास्य रस होता है। ये क्या होता है? हास्य रस। भरत मुनि ने हमारे 8 रस बताए थे, तो हमारे भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, उनके हिसाब से आपके 8 रस हैं। अभी नहीं हा हा हंसना भाई, तुम तो पूरा हास्य रस ही बना दे रहे हो क्लास में। तो यहाँ आपके जो है वो 8 रस भरत मुनि के हिसाब से बताए गए थे। एग्जाम में हमें किसी भी रस की परिभाषा और उसका उदाहरण, 2 नंबर में रस आपके पूछा जाता है, 1 नंबर में आपको रस की परिभाषा और 1 नंबर में उसका उदाहरण लिख देना होता है। ठीक है, तो 1 नंबर में परिभाषा, 1 नंबर में उदाहरण। तो यहाँ पर भरत मुनि के हिसाब से 8 रस बताए गए हैं, जैसे श्रृंगार रस। ये जो भाव, अच्छा, हर रस का एक स्थायी भाव होता है, यानी जैसे ये भाव आपके मन में हमेशा है। जैसे कई बार मेरी क्लास में कमेंट आता है, दीदी आप हंसती नहीं हो। मैं कहती हूँ भैया मैं ऐसी क्लास में आके ही थोड़ी करूंगी, तुम कोई हंसने वाली बात करोगे तभी तो मेरे चेहरे पर हंसी आएगी। और ऐसे ही कोई मुझसे बोले दीदी तुम डरती नहीं हो, भाई क्यों नहीं डरती, अभी मेरी मम्मी मेरे सामने चप्पल लेके खड़ी हो जाएगी तो डर नहीं लगेगा मुझे? डर लगेगा ना, मैं भागूंगी ना। तो यानी कोई ऐसा दृश्य सामने होना चाहिए जिसके कारण मेरे मन में उपस्थित ये स्थायी भाव जागृत हो जाए,
तो ये सारे ही भाव हर व्यक्ति के मन में सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही उचित परिस्थिति आती है तो ये भाव जागृत हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई डरावनी फिल्म देख करके आप डर जाते हैं, जैसे रात में आप अंधेरे में कहीं अकेले बाहर जा रहे हो और पायल की छन 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 की आवाज आए तो आप डर जाओगे। घर में कोई नहीं है, लाइट चली गई, अब आपको वॉशरूम जाना है और आपको छन 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 की आवाज आ रही है, आप वॉशरूम में बैठे, आपको लग रहा है कि पीछे से कोई निकल के आएगा, नीचे से कोई निकल के आएगा। तो ये सब क्या है? उचित परिस्थिति आने पर आपके अंदर का जो डर है वो जागृत हो गया है। ठीक है, कोई हंसी वाला दृश्य है, आपने देख लिया तो आपको हंसी आ रही है। तो इस तरीके से ये सभी रस हमारे मन में सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन उचित समय आते ही, उचित परिस्थिति आते ही ये भाव जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें से प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। तो जब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है तो आपके मन में, आपके हृदय में जो भाव जागता है वो रति का होता है, प्रेम का होता है। करुण रस, करुण रस में आपके हृदय का शोक का जो भाव है वो आपके जागृत होता है। अद्भुत रस, अद्भुत रस आश्चर्य, जहां आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, है ना, तो ये है अद्भुत रस, आपके इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय। रौद्र रस, जहां आपके एकदम गुस्सा आ रहा है ना, दांत पीस गया, चेहरा लाल हो गया, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है ना, आप जो है टशन में जा रहे हैं और अचानक आपको किसी ने, आपका कोई दुश्मन है, उसने कुछ ऐसा बोला कि पूरी क्लास आप पर हंसने लगी, तो अब आपको बड़ा गुस्सा आएगा, यानी आपके मन में अचानक से क्रोध जाग जाएगा, तो ये है रौद्र रस। ऐसे ही वीर रस, आपने कोई ऐसी कविता पढ़ी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अब ये कविता पढ़ते ही आपके मन में आएगा कि एक तलवार हमारे हाथ में भी दो, हम जाके अंग्रेजों की गर्दन उड़ा के आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ऐसे ही कोई हंसी वाली चीज आपने सुनी कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी कीमत पर तेरा बाल ना बाका होए। अब ये सुनते ही आप हंसने लग गए कि गंजे को बोला है कि तेरा बाल ना बाका होए, तू क्यों रोए, तो आपको हंसी आएगी। तो ये आपके हास्य स्थायी भाव है, हास्य रस का। भयानक रस, जहां आपके मन में भय पैदा हो रहा है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा, निंदा, है ना, आपके जो है वो निंदा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस, और ये शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस बाद में जोड़े गए हैं। भरत मुनि के हिसाब से 8 ही रस थे विभत्स रस तक, ये 3 रस बाद में जोड़े गए हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस, जब संतान से प्रेम किया जाए तो वो वात्सल्य रस, जब ईश्वर से प्रेम किया जाए तो भक्ति रस। तो ये आपके कुछ रस के भेद बताए मैंने, लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वो आपके आएगा कि रस की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना होगा। तो एग्जाम में सवाल हमारे कैसे आएगा? हमें एग्जाम में रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा। जैसे पहला रस है मेरे पास श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस में मैं क्या बताऊंगी? मैं बताऊंगी कि जब किसी काव्य में प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य की भावनाएं व्यक्त होती हैं तो उसको श्रृंगार रस कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं जब नायक और नायिका के बीच के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है तो वहां श्रृंगार रस होता है। इसका 1 नंबर आपकी परिभाषा का 1 नंबर में उदाहरण लिखते हैं। जैसे इसके श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। जहां नायक और नायिका साथ में है तो संयोग, जहां नायक नायिका से अलग है। जैसे आपने कविता पढ़ी थी पवन दूतिका, तो वहां राधा कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन प्रेम में वह अभी वियोग श्रृंगार, यानी प्रेम तो अभी भी है लेकिन अभी वो कृष्ण से अलग है, कृष्ण को याद कर रही है, तो वह आपके क्या है? वियोग श्रृंगार। तो इस प्रकार श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। आप इसमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल, दोनों नहीं लिखने आपको श्रृंगार रस की परिभाषा 1 नंबर में और एक कोई उदाहरण, चाहे आपको संयोग का याद है चाहे वियोग का, मैं दोनों के करवाऊंगी, आपको जो आसान लगता है उसको आपने लिख लेना है। तो जैसे संयोग श्रृंगार क्या है? जहां पर नायक और नायिका का मिलन, हंसी मजाक, छीना झपटी, तंग करना आदि, है ना, परेशान कर रहा है नायक नायिका को, नायिका नायक को परेशान कर रही है, कोई पीछे से बाल खींच रहा है ना, आप जो है उसका मोबाइल लेकर के भाग जा रहे हो। आज के समय पे तो मोबाइल की छीना झपटी होती है ना ज्यादातर नायक नायिका के बीच में। तो ये सब जो भाव दिखाए जा रहे होते हैं ये संयोग श्रृंगार के हैं। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल हो सकता है, जिसको याद है वो आप लिख सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, भौह करे सोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। तो ये दोनों ही संयोग श्रृंगार के हैं। जो आपको आसान लगता है वो कोई एक एग्जाम्पल आप इसमें संयोग श्रृंगार का याद कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ वियोग श्रृंगार की। तो वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के विरह को, विरह मतलब जब वे अलग हैं, इस स्थिति को दिखा रहे हैं। अब ये अलग होना वो वाला नहीं है कि भैया जो है सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, आज अपने सैया जी से ब्रेकअप कर लिया, वो वाला वियोग नहीं। वो वियोग में तो खुशी के गीत गाए जाते हैं। यहाँ जो वियोग है वो आपके गम के गीत, दुख के गीत गाने वाला है। तो ये वियोग दुख वाला है। एक आजकल का ब्रेकअप होता है जिसपे पार्टी करी जाती है, केक वगैरह काटा जाता है, दोस्तों के साथ घूमा फिरा जाता है, पार्लर में जाकर के मेकअप किया जाता है ना, दोस्तों को कॉल मिलाया जाता है। ये आज के समय का है जिसमें खुशी हो रही है। लेकिन यहाँ जो वियोग श्रृंगार है ये प्रेम में दुख का भाव है कि प्रेमी जो है वो अलग हो गया है। ये वाला वियोग श्रृंगार आपके पेपर में पूछा जाता है। इसमें जैसे राम और सीता का वियोग हुआ था कि सीता का हरण करके ले गया है रावण, और राम जो कि इतने आपके धैर्यवान कहे जाते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, वो भी इस समय पर ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। इस वियोग की बात यहाँ पर हो रही है कि प्रेम में अलग और अलग में भी दुख, ठीक है, खुशी नहीं है यहाँ पर। जैसे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जा जाकर पक्षियों से, पशुओं से, भंवरों से पूछ रहे हैं कि जो मृग के जैसी आंखों वाली सीता है उसको तुमने देखा, उनकी आंखों में खुद आंसू हैं। तो ये वाला जो भाव है ये आपके वियोग श्रृंगार का होगा। इसमें जो एग्जाम्पल आपको लगता है आसान है, उस एग्जाम्पल को चाहे संयोग का हो चाहे वियोग का है, आप याद कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूं वीर रस की। वीर रस जो आपके मन में उत्साह को जगा दे। तो लिखा है जब काव्य में वीरता, शौर्य या साहस का चित्रण हो तो वहां पर वीर रस होता है। ये 1 नंबर की परिभाषा। उदाहरण आप लिख सकते हैं कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इन पंक्तियों को पढ़ करके आपके मन में एक उत्साह सा जागता है। तो ये आपके वीर रस वाला एग्जाम्पल हो सकता है। किसी को ये एग्जाम्पल याद नहीं है तो ये भी लिख सकता है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा ये भी याद नहीं हो रहा तो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस की कविता हो गई आपकी। फिर हम अगले रस पर आ जाते हैं, आपके हास्य रस। हास्य रस में भी कि हास्य रस यानी जब कविता कहानी को पढ़ करके आपके मन में कैसे भाव आए, हंसी के भाव आ जाएं, तो वो हास्य रस है। इसका उद्देश्य पाठक को हंसाना है। बुरे समय को देख कर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो ये गंजा है, इसके सर पर बाल नहीं है, तो इसको बोला जा रहा है भाई तू रो क्यों रहा है ना, कुछ भी हो जाएगा तेरा बाल नहीं बाका होगा, है ना। तो ऐसे बोल के हंसते ना हम, जैसे ही गंजा सुनते वैसी हंसी आ जाती है। तो ये आप लोगों का हास्य रस हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है शीस पर गंगा हंसई, भुजनी भुजंगा हंसई, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शिव जी के विवाह में आपकी जो गंगा है, जो उनकी आपकी भुजाओं पर लिपटा हुआ सांप है, ये सब हंस रहे हैं, तो उसी आपके हंसी मजाक का वर्णन है। तो ये हास्य रस की आपकी कविता। तो दोनों एग्जाम्पल्स में जो एग्जाम्पल आपको आसान लगता है उसको आप याद कर सकते हैं। करुण रस होता है जब किसी साहित्य में दुख, पीड़ा या करुणा का भाव प्रकट किया जाए। अब आप कंफ्यूज होते हैं कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में, देखिए वियोग में आपके प्रेम का भाव रहेगा, दुख है लेकिन प्रेम भी है। यहाँ पर करुण रस में प्रेम ही नहीं है, जिससे आप प्रेम करते हैं वो दुनिया से चला गया है, वो आपको छोड़कर चला गया है, आप एक तरफा प्रेम में रह गए हैं। वन साइडेड लव होता है ना आजकल कि भैया हमारा प्यार कैसा है, हम तो वन साइडेड वाले हैं, एक तरफा है, सामने वाले को पता ही नहीं कि भैया कोई इस तरीके का व्यक्ति भी दुनिया में आपके एग्जिस्ट करता है, आपको पता ही नहीं है। और कोई वहां आपके प्यार में जो है वो विरह के गीत गाए जा रहा है, या उसने आपको बोल दिया है लेकिन आपके मन में उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो अब जो स्थिति हो जाएगी वो करुण रस वाली, यानी प्रेम में दो लोग प्रेम में नहीं है, एक प्रेम से निकल चुका है, एक बेचारा आपके प्रेम में ही रह गया। तो ये करुण रस है। इसके अलावा और करुण रस क्या होता है कि करुण रस है कि आपने
आपने सड़क पर जा रहे हैं, आपने किसी की हालत बहुत बुरी देखी है ना, कि कोई है जो है आपके बहुत छोटा बच्चा है, वो आपके उसके बाल जो है वो कटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, भीख मांग रहा है, ये भी करुण रस की स्थिति है। तो करुण रस जहाँ आपकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन जो आप वियोग श्रृंगार और ये नायक नायिका वाले करुण में परेशान होते हैं या कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें समझना है जहां पर प्रेमी नहीं है ना, एक ही व्यक्ति प्यार में रह गया है, अब वो बेचारा शोक मना रहा है, तो ये करुण रस का एग्जाम्पल होता है। जैसे देखो, जब किसी साहित्य में दुख, पीड़ा या करुणा का भाव प्रकट किया जाए, करुण रस। जैसे जो आपकी यशोधरा है, बुद्ध की पत्नी, तो आपके गौतम बुद्ध को तो ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, वो ज्ञान की खोज में चले गए, उनका घर परिवार से जो मोह था वो खत्म हो गया, लेकिन उनकी पत्नी का क्या, उनके बच्चे का क्या? तो यहाँ यशोधरा की जो पीड़ा है उसको हम करुण रस में रखते हैं कि हुआ ना यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा की जो पीड़ा है कि बुद्ध बता के भी नहीं गए, आधी रात में बच्चे के साथ सोया हुआ छोड़कर चले गए, ये जो पीड़ा है ये करुण रस की है। तो ये दो एग्जाम्पल है इसमें करुण रस में। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल। तो ये भी आपके कोई जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाए कि पति ही ना रहे, तो ये इस तरीके की स्थिति आपके करुण रस को पैदा करने वाली होती है, जहां आपको भी उनकी आंखों में आंसू देखकर आंसू आ जाएं। तो ये करुण रस की परिभाषा और कोई एक उदाहरण जो आपको आसान लगा है वो आप तैयार कर सकते हैं। अद्भुत रस क्या है? जब किसी काव्य में बड़ी आश्चर्यजनक घटना को प्रकट किया जाएगा, अद्भुत घटना को प्रकट किया जाएगा, दिखाया जाएगा, वो अद्भुत रस होता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो जब यशोदा मैया, ये जो कृष्ण है वो खूब मिट्टी विट्टी खाते थे है ना, तो एक बार पकड़ लेती हैं और कहती है लल्ला जरा मुंह खोल, लल्ला मुंह नहीं खोलता, फिर मुंह खोलती है, जबरदस्ती खुलवाती है, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो ये आश्चर्य वाली घटना है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। तो ये कैसा है? आपके आश्चर्य रस का एग्जाम्पल, अद्भुत रस का एग्जाम्पल होगा। लास्ट रस है हमारा भयानक रस। भयानक मतलब खूब आपके डर जाना, डरावने दृश्य को देखकर जब मन में भय उत्पन्न होता है, यानी भय नामक स्थायी भाव होगा, तो यहाँ पर आपके भयानक रस की उत्पत्ति होती है। एक नंबर की परिभाषा, एक उदाहरण। एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बेचारे के एक तरफ अजगर ने घेर लिया, एक तरफ यहाँ पर जो है मृगराय यानी जो आपका शेर है वो आ गया है। अब जब शेर आ गया है तो बेचारा ये जो व्याकुल होकर के बीच में ही बेहोश हो गया, बीच में चक्कर आ गए, इसके मन में इतना डर पैदा हुआ कि डर के मारे वहीं चक्कर खाकर गिर गया है ना। ये कब होता है? जब आपका एग्जाम नजदीक हुआ है, तो कुछ बच्चे इतने डरे हुए होते हैं कि एग्जाम का जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो यहीं से बेहोश, एग्जाम क्वेश्चन देख करके कि अरे आज फिजिक्स का पेपर है पर मैं तो केमिस्ट्री पढ़ करके आया हूँ, अब मेरा क्या होगा। और पेपर के क्वेश्चन देखते ही, पेपर का नाम देखते ही कि मैंने तो गड़बड़ कर दी, और पेपर देखते ही बेहोश। तो ये क्या है? यही आपके जो भयानक रस है ना, कि अब मेरा क्या होगा कालिया। पूरे साल जो है पढ़ रहा हूँ करा था मैंने, घर में खूब बहाने बनाए थे, अब यहाँ तो गड़बड़ हो गई, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ के आया हूँ, पेपर फिजिक्स का है, वहीं मूर्छा खा के गिर जाओगे। तो ये भयानक रस है, क्योंकि पूरा फिर वो जो पूरी फ्लैशबैक मेमोरी है ना, कि कैसे मम्मी पिटाई करेंगी, कैसे पिताजी कुटाई करेंगे, कैसे चप्पल बेलन चिमटा सबसे धुलाई होगी, वो सब भाव एक साथ मन में जागते हैं, तो बेचारा वैसे ही वहीं मूर्छित हो जाता है, वहीं बेहोश हो जाता है। तो ये भयानक रस था। ठीक है, तो ये आप लोगों के भयानक रस के साथ हमने रस टॉपिक को खत्म किया। ये कुछ प्रमुख रस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को यही टॉपिक तैयार करने हैं। अब आ जाते हैं अलंकार पर। तो कविता में सबसे, मतलब हिंदी में सबसे सुंदर टॉपिक यही है। ठीक, तो आपने रस देखा, अब अलंकार क्या है? अलंकार कविता की सुंदरता बढ़ानी है। जैसे मुझे अपनी सुंदरता बढ़ानी है, तो मेरे को सुंदरता बढ़ानी होती है तो मैं कान में बड़े बड़े झुमके पहन लेती हूँ, है ना। लड़कियां क्या करती है, गले में कुछ हार पहन लेती हैं, आंखों में काजल लगा लेती हैं, होठों पे लिपस्टिक लगा लेती हैं, चेहरे पर कुछ लाली वाली पोत लेती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये सब मेकअप वगैरह जिसको आप कहते हो, लीपा पोती जिसको आप कहते हो, ये आपके लड़कियां सुंदरता बढ़ाने के लिए करती है। अच्छा, लड़के भी पीछे नहीं है, लड़के भी खूब करवाते हैं लीपा पोती, है ना।
भाई आजकल जो है लड़कों का जो सैलून होता है ना, वहां भी खूब भीड़ लगती है, लड़के भी खूब जो है जा करके वहां पर फेशियल वगैरह पता नहीं क्या क्या कराते हैं। आजकल तो लड़के मैंने सुना आईब्रो भी बनाने लगे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भी आपकी लड़के और लड़कियां अपनी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिन जिन उपायों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही जो कविता है उस कविता में भी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे स्त्री या पुरुष, अब मैं सिर्फ स्त्री नहीं बोलूंगी, नहीं तो लड़के मजे लेते हैं ना। तो अब यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों, लड़के और लड़कियां दोनों अपनी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिन जिन उपायों की मदद लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम अलंकार देखें तो काव्य में दो प्रकार के अलंकार होते हैं। शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ाया जाता है या अर्थ के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। अगर हम शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं तो शब्द अलंकार, अगर हम अर्थ के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं तो अर्थ अलंकार। सबसे पहले मैं शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार की बात करूंगी। शब्द अलंकार में आपकी शब्दों की सुंदरता होती है, अर्थ से हमें कोई विशेष लेना देना नहीं होता। इसमें शब्दों को खूबसूरत बना दिया जाता है, शब्द पढ़ने में आपको सुंदर लगते हैं कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बरेली और बाजार दोनों शब्द एक साथ आए तो देखो, नहीं तो बाजार कोई और भी हो सकता था, है ना। बाजार आपके मोहल्ले का बाजार भी हो सकता था कि झुमका गिरा रे कौन से बाजार में, बुध बाजार में, है ना। बुध बाजार में भी वैसे मजा आ रहा है क्योंकि बुध में भी ब है, बाजार में भी म है, ब है। लेकिन अगर मंगल बाजार होता तो उसमें उतना मजा नहीं आ रहा क्योंकि मंगल में म है, बाजार में ब है। तो मतलब ऐसे वर्ण जो एक साथ आते हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सबसे पहला अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, तो आप कहेंगे जब वर्णों की आवृत्ति हो, है ना, शब्दों की नहीं बोला, वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, तो पूरी लाइन में क की आवृत्ति हो रही है कि कजरारे में भी क है, कारे कारे नैना क वर्ण की आवृत्ति है। ये सब क्या है, ये आपके वर्णों की आवृत्ति। तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहां समान वर्ण बार बार आवृत्त होते हैं उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। 1 नंबर में परिभाषा, 1 नंबर में उदाहरण। तो यहाँ पर RWA के सम्मान समारोह में झुमका गिरा, भाई झुमके उमके पहन के मत आना, क्योंकि तुम्हारा झुमका गिरा तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, फिर हम नहीं लौटाएंगे, ठीक है, फिर तुम्हारा झुमका हम रख लेंगे। तो इसलिए झुमके उमके पहन के सम्मान समारोह में ना आए। तुम्हारी सुंदरता सम्मान समारोह में तुम्हारे नंबरों से होगी, है ना। तो खूब नंबर लटका के आने हैं, खूब अच्छे से नंबर आएंगे तो तुम्हारी सुंदरता सम्मान समारोह में वैसे ही बढ़ जाएगी। झुमके लटका के आने की जरूरत नहीं है, कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक। मेकअप हम तुम्हारा यहीं कर देंगे, तुमको पीली टी शर्ट पहना देंगे, तुम वैसे ही चमक जाओगे, ठीक है। तुम खूबसूरत नहीं भी होगे तो पीली टी शर्ट में देखो कैसे जो है आपके सोने की तरह दमकने लगोगे। तो इसीलिए झुमका मत लगा के आना, ठीक है, सम्मान समारोह में। अब देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में हमने कहा वर्ण की आवृत्ति, समान वर्णों की जहां आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार के 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगी, उसमें से जो आपको आसान लगे वो आप अपने हिसाब से लिख कर आ सकते हैं। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार बयारी। तो कानन कठिन, कजरारे नहीं लिख के आना वहां, नहीं तो आपकी मैडम पता चले मुझे ढूंढ रही है किसने लिखवाया ये एग्जाम्पल कि कजरारे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं लिख करके आना, एग्जाम में लिख कर आना है कानन कठिन भयंकर भारी, क वर्ण की, भ वर्ण की आवृत्ति। तो ये क्या है, हाँ, रघुपति राघव राजा राम, ये भी हो सकता है। घोर घाम हिम बार बयारी में भी घोर घाम घ बार बयारी में ब। तो ये आपके अनुप्रास के एग्जाम्पल हैं। ये भी हो सकता है 14वीं का चांद हो कि आफताब हो। तो देखो 14वीं और चांद, ये भी आपके अनुप्रास का। ये भी नहीं लिख के आना है, ये सिर्फ थोड़ा सा क्लास में बीच बीच में आप लोगों को गानों के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए एक आध बीच में गाना ऐड कर दिया है, पर एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में तो हम कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार बयारी यही लिख करके आएंगे। या फिर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये भी कैसा एग्जाम्पल है, ये भी आपके एग्जाम्पल है अनुप्रास का कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त त त त त त त त त कैसा है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, हाँ, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये भी आपके अनुप्रास।
चंदू की चाची भी नहीं लिख करके आना है, ये आपके चल जाएंगे, चारू चंद्र चल जाएगा, ठीक है। और तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, ये भी चल जाएगा। और आपके जो है वह कानन कठिन भयंकर भारी भी चल जाएगा। मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें भी म वर्ण की आवृत्ति है। सेवक सचित सुमंत बुलाए, इसमें भी स वर्ण की आवृत्ति है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये भी हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, ये सब अनुप्रास है। अनुप्रास यानी वर्ण की बार बार आवृत्ति। अब है यमक अलंकार। यमक में 2 बार शब्द आएगा, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग होगा। 2 बार आ रहा है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या है, अलग है, तो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। जब किसी शब्द की आवृत्ति हो और 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन दोनों के अर्थ अलग हो। इसके लिए गाना याद रखना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। 2 बार सजना शब्द आए लेकिन दोनों सजना शब्द के अर्थ अलग है। एक बार है सजना मतलब मुझे संवरना है ना, मतलब आज जो है बढ़िया से मेकअप वेकअप करना है, ठीक है, हार झुमके बाले जो भी पहने जा सकते हैं वो सब पहनना है, सजना है। दूसरा सजना के लिए, सजना मतलब आपके प्रियतम के लिए, प्रेमी के लिए, उसके लिए सजना है। तो दोनों सजना शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। तो इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो यमक अलंकार को भूलेंगे नहीं कि शब्द की आवृत्ति है लेकिन अर्थ दोनों बार अलग है। सजना है मुझे सजना के लिए में 2 बार सजना है लेकिन दोनों सजना का अर्थ अलग है। बिल्कुल ऐसे ही यमक अलंकार में शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग है। लेकिन हम एग्जाम में तो सजना नहीं लिख करके आ सकते, नहीं तो मैम हमको सजनी से क्या बना देंगी, गजनी बना देंगी, है ना। तो मैडम सजनी से या मैडम सर जो भी आपकी कॉपी चेक करे वो आपको सजनी से गजनी ना कर दें, इसलिए एग्जाम में लिख करके आना है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। 2 बार कनक शब्द आया है, तो यहाँ पर कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक का मतलब क्या है, स्वर्ण, सोना, गोल्ड, ठीक है, सोना ही सोना होगा, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। तो ये आपके स्वर्ण, सोना, सोना भी ये वाला सोना नहीं, गोल्ड जिसको आप जो है गले में, कान में, नाक में, कहाँ कहाँ पहनते हैं, तो ये वाले सोने की बात हो रही है। और ये कनक मतलब धतूरा, शिव जी को चढ़ता है जो है ना, थोड़ा नशा होता है इसमें। तो इस प्रकार कहा कि सोने जो धतूरा है उससे ज्यादा मादकता तो सोने में है। क्यों? क्योंकि धतूरे की मादकता, धतूरे का नशा तो थोड़ी देर खाओगे, नशे में रहोगे, फिर नशा उतर जाएगा। लेकिन अगर पैसा आपके पास आ गया, सोना आ गया आपके पास, है ना, धन दौलत आ गई, तो उसका नशा ऐसा है कि खत्म ही नहीं होता, उतरता ही नहीं है। तो इस सोने की मादकता 100 गुनी ज्यादा है। सोने की मादकता धतूरे से 100 गुनी ज्यादा है, क्योंकि इसको तो लोग खाकर बोराते हैं कि खा लिया तो थोड़ी देर नशा चढ़ता है, उतर जाता है, लेकिन इसको तो पा ही जाते हैं। इसको तो खाने की चीज नहीं है, लेकिन मिल ही जाएगा। या 1-8 करोड़ की लॉटरी लग गई, है ना, घर के खेत में एक जो मटका निकला उसमें खूब सारे सोने के जो है आभूषण निकल गए, तो बस फिर देखो कैसे जो है 7वें आसमान पर दिमाग चढ़ता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। देखो ये बोरा रहा है, इसको मिल गया कहीं से कुछ खजाना टाइप का, है ना। तो ये आपको यमक अलंकार का एक एग्जाम्पल याद कर लेना है। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब चिपकना। शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है। शब्द आपका एक ही है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग निकल रहा है। जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर देखिए इस पानी शब्द, अब आपको लगता है कि दीदी पानी तो बहुत बार आ रहा है और पानी शब्द का अलग अलग अर्थ है तो यहाँ यमक अलंकार होना चाहिए, पर नहीं, श्लेष है। क्योंकि यहाँ हर बार पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। ये हर बार पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, तो एक शब्द से 3 अलग अलग अर्थ। देखो रहीमदास कह रहे हैं कि पानी को बचा कर रखो। क्यों? क्योंकि अगर मोती जो है, मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। अगर मोती की चमक चली गई तो फिर वो मोती बेकार है। चमक के बिना मोती को कौन खरीदेगा भाई। ऐसे ही मनुष्य के लिए मोती शब्द, पानी शब्द का अर्थ है मान सम्मान। अगर मनुष्य का मान सम्मान चला गया, उसने अपनी एक बार इज्जत खो दी, लोगों की नजर से गिर गया, फिर वो वापिस सम्मान समाज में नहीं पा सकता। तो मनुष्य के संबंध में आ गया इसका अर्थ मान सम्मान। चूना, चूना आटा है ना, इसमें जल।
तो ये तीसरा अर्थ हो गया इसका जल। हर बार 3 अर्थ होंगे। अगर मैं मान लीजिए इसमें सिर्फ मोती शब्द को लूं तो मोती के लिए होगा, रहीमदास कहते हैं पानी को रखिए, चमक को बना के रखिए, क्योंकि बिन चमक के सब सूना है, चमक गई ना उभरी, एक बार चमक चली गई तो वापस नहीं आएंगी, पहली बात बोली। दूसरा मनुष्य के लिए लिखूं तो रहीमदास कह रहे कि मान सम्मान बचा के रखो, क्योंकि बिना मान सम्मान के सब सूना है, और एक बार मान सम्मान चला गया तो फिर वापस नहीं आता। चूना, चूने के लिए बोल रहे हैं इसमें भी जल बना के रखिए, क्योंकि बिना जल के ये भी सूना है, ये भी काम में नहीं आ सकता, और अगर एक बार जल चला गया तो फिर दोबारा इसमें इसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, इसलिए। तो ये 3 अलग अलग अर्थ हर बार निकले, इसको श्लेष अलंकार। इसका एक और एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसमें फिर भी कंफ्यूज होते हैं। तो एक एग्जाम्पल है इसका, मंगन को देख पट देती बार बार है। मंगन यानी मांगने वाले को देखकर, पट यानी, पट शब्द के 2 अर्थ हैं। पट मतलब दरवाजा भी होता है। एक अर्थ निकल रहा है कि मांगने वाले को देखकर दरवाजा बंद कर देती है, एक अर्थ निकल रहा है कि मांगने वाले को देखकर पट यानी उसको वस्त्र देती है, उसको बार बार वस्त्र देती है ना। आप हम देते हैं ना, कोई गली में जा रहा है तो आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप सोचते हैं उसको दे दूं, तो ये क्या है, 2 अर्थ निकल रहे। एक ही शब्द है पट, लेकिन 2 अलग अलग अर्थ निकले कि मंगन को देख पट देती बार बार है, पट शब्द के 2 अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार। एक शब्द के 1 से ज्यादा अर्थ होते हैं तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अब आ जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में आप तुलना करते हैं, जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, है ना। अब आगे नहीं सुनाऊंगी, समय नहीं है हमारे पास। तो जहां तुलना की जाती है कि चांद सा रोशन चेहरा, तो इसको हम क्या कहते हैं, तुलना करी जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार। तो जहां एक वस्तु की तुलना समान धर्म, शोभा, स्वभाव, गुण आदि के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। तो चांद सा रोशन चेहरा इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तो झील सी नीली आंखें हैं, झील भी नीली तेरी आंखें भी नीली, तो दोनों में एक समान गुणधर्म है कि झील भी नीली तेरी आंखें भी नीली, झील भी गहरी तेरी आंखें भी गहरी, ठीक है। और दूसरा क्या कहा मैंने, चांद भी रोशन तेरा चेहरा भी सुंदर, तेरा चेहरा भी रोशन, है ना। तो ये आपकी तुलना हो गई है चांद और चेहरे में। तो जहां पर भी एक वस्तु की तुलना उसके समान गुणधर्म के आधार पर दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब एग्जाम में हम ये उदाहरण नहीं लिख सकते, तो एग्जाम के हिसाब से उदाहरण देखेंगे। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा हो ऊंचा जिसका मन, ठीक है। तो मुझे कैसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका हृदय कैसा हो, तो कहा आपके गंभीर, सागर जैसे गहरा होता है, ठीक है, सागर जैसे गहरा होता है, वैसा गहरा उसका हृदय हो, उसके हृदय में वैसी ही गहराई हो। तो हृदय उसका कैसा हो, सागर सा गहरा, तो सागर भी गहरा, उसका हृदय भी गहरा, दोनों के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना कर दी। गिरी, गिरी मतलब क्या, गिरा हुआ नहीं, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत कैसा होता है, ऊंचा होता है, तो जिसका मन पर्वत जैसा ऊंचा हो। अब मन पर्वत जैसा ऊंचा मतलब जिसके इरादे ऊंचे हों, जिसके सपने ऊंचे हों। तो यहाँ पर सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा हो ऊंचा जिसका मन, पर्वत भी ऊंचा मन भी ऊंचा, तुलना करी है दोनों में, यहाँ भी दोनों में तुलना करी है, उपमा अलंकार, ठीक है। यहाँ पर नायिका कह रही है कि भैया मुझे ऐसा जो है वर चाहिए जिसका हृदय कैसा हो, सागर सा गंभीर हो, और उसका आपके मन कैसा हो, आपके गिरी सा ऊंचा हो। तो ये एक एग्जाम्पल देखा आपने, ठीक है, उपमा अलंकार है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल और है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। अब बच्ची कैसी है, फूल सी कोमल, फूल कैसा होता है, कोमल, बच्ची कैसी है, कोमल, तो फूल भी कोमल, बच्ची भी कोमल, बच्ची भी कोमल, तो दोनों में समान गुणधर्म, ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरि के जो चरण है, कृष्ण के जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, कमल भी कोमल, हरि के चरण भी कोमल, तो ये भी तुलना है, उपमा अलंकार। इसमें मुख चंद्रमा के समान है, पहाड़ सा बड़ा दुख, चांद सा रोशन चेहरा, ये सब इस उपमा के एग्जाम्पल है। रूपक, अब रूपक को भी उपमा से ही समझेंगे। ये नायिका का चेहरा है, ये चांद है, मैं कहती हूँ नायिका का चेहरा चांद जैसा है, लेकिन अब मैं कहती हूँ नायिका का चेहरा ही चांद है, चांद को भूल जाओ। अब ये जो नायिका का चेहरा है यही चांद है। मैं नायिका को कहती हूँ कि 14वीं का चांद हो कि कोई आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो अभी दोनों गाने याद रखेंगे तो उपमा और रूपक के अंतर को समझ पाएंगे। एक गाना था कि चांद सा रोशन चेहरा, चांद भी रोशन, तुम्हारा चेहरा भी रोशन, और एक गाना है कि 14वीं का चांद हो कि कोई आफताब हो।
14वीं का जो चांद होता है, पूर्णिमा का चांद बड़ा सा और खूब आपके सुंदर होता है, और आफताब होता है, सूरज भी आपके जिस वक्त उगता है ढलता है कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ पर नायिका के चेहरे को ही 14वीं का चांद और आफताब कह दिया। तो इस प्रकार ये रूपक अलंकार जहां पर भेद समाप्त हो जाए, तो जहां उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, दोनों का भेद खत्म हो जाए, उसको रूपक अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल, जयशंकर प्रसाद जी की कविता हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ पर अंबर को क्या बोल दिया था? पनघट। तो अंबर भी नीला, पानी जहां से भरते हैं, पनघट वो भी नीला। तो दोनों में आप लोगों की अंबर को ही पनघट बोल दिया, ये नहीं बोला कि पनघट सा अंबर, यहां बोला है कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को, तो तारे को घड़ा बोल दिया। तो सुबह जब होती है तो आकाश में तारे डूबते हैं, जैसे पानी भरने जाएंगे तो घड़े को पानी में डुबोएंगे। और उषा मतलब जो सुबह सुबह की आकाश की लालिमा है, नागरी मतलब स्त्री। तो उषा रूपी स्त्री जो है वह तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबोती है। तो ये रूपक अलंकार का एग्जाम्पल हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना। अब ये तीनों को एक साथ देखेंगे। यहां पर होगा मानो, कल्पना की जाएगी, संभावना की जाएगी। ये भी नहीं कहा कि तुम्हारा चेहरा चांद सा सुंदर है, ये भी नहीं कहा कि तुम्हारा चेहरा चांद ही है, ये भी नहीं कहा। इसमें कहा मानो तुम्हारा चेहरा चांद हो। तो जहां मनहू जनहू जैसे शब्द होंगे, मानो जानो जैसे शब्द होंगे, वो उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान होते मनहू मानो जानो जनु शब्द। और एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहू नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जो शाम है जब अपने नीले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो मानो मनहू ऐसा लगता है जैसे जो नीलमणि पर्वत है, नीलमणि पर्वत भी नीला है, और उसके पर्वत पर आतप यानी धूप, पर्यो प्रभात सुबह सुबह की धूप पड़ती है। जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की धूप पड़ रही हो, ऐसे कान्हा शोभा देते हैं जब वो अपने नीले शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की मानो ऐसा है। संदेह अलंकार, जहां किसी एक वस्तु को देखकर संदेह। टीना और मीना दोनों जुड़वा बहनें हैं, दोनों एक जैसी लगती है, सामने से एक आ रही है और आप सोच रहे हो कि टीना है कि मीना है। तो मन में दो स्थितियां बनी रही है। आप रास्ते से जा रहे हैं, पेप्सी का ढक्कन पड़ रहा है, कभी लग रहा है कि आपको 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, कभी लग रहा है पेप्सी का ढक्कन है, दोनों स्थितियां लग रही हैं। ये होगा संदेह। जहां किसी वस्तु को देखकर संदेह या अनिश्चितता बनी रहती है, वहां संदेह अलंकार। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कि साड़ी के बीच से देख के समझ नहीं आ रहा कि नारी खड़ी है कि नारी और साड़ी के बीच खड़ी है। ये जो संदेह है, इसको हम जहां दो स्थितियों की अनिश्चितता बनी रहती है, उसको संदेह अलंकार कहते हैं। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान है कि पेप्सी का ढक्कन पड़ा हुआ था, तुमने उसको 5 का सिक्का उठा के जेब में डाला, गए कोल्ड ड्रिंक पी करके आ गए, कोल्ड ड्रिंक वाले के हाथ में पकड़ाया, वो कह रहा है कि भाई ये क्या दे रहे हो, 5 रुपए दो। आप कहो कि 5 रुपए तो दे रहा हूँ, वो कह रहा है ध्यान से देखो ये क्या है, फिर आपने देखा अरे ये तो जो है पेप्सी का ढक्कन है। ये भ्रांतिमान में आप मान लेते हैं, आपको भ्रम नहीं रहता। आपके पैर में अचानक कोई रस्सी गिरी, आप सांप 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 कहते हुए चिल्लाते हुए कूद पड़े, तो ये क्या है कि आपने रस्सी को सांप मान लिया, आपने ये नहीं सोचा कि रस्सी है या सांप है, आप डर के चिल्ला के कूद गए। तो ये आपके भ्रांतिमान, जहां आप एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु मान लेते हैं, दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहां भ्रांति अलंकार। एग्जाम्पल, बिल विचार कर नागशुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया गजने आप। हाथी जो है जब सांप इसके सूंड में, ये जो सांप है वो हाथी की सूंड को समझ लेता है मेरा बिल है और अंदर घुस जाता है। हाथी सोचता है कि ये काला गन्ना है, काली ईख है, ये भी अंदर लपेट लेता है। तो ये दोनों को भ्रम हो गया, इसको ये सांप को इसकी सूंड में बिल का भ्रम हो गया और इसको इस सांप में काली ईख का भ्रम हो गया। ये एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। या ये वाला, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। मुन्ना ने अपनी मम्मी की 2 चोटी देखकर सोचा कि मम्मी के सर पर आज 2 सांपिन लोटी हुई है, तो डरकर भाग गया। तो ये भयानक आपके जो है वो अलंकार, आप सॉरी भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि सांप को चोटी को उसने सांप समझ लिया है, तो भ्रांतिमान अलंकार आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है।
तो ये आपके मैंने महत्वपूर्ण अलंकार आपको कराए। छंद के कुछ आसान उदाहरण मैंने आज आपके रख रखे हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, मुझे कहीं आसान उदाहरण नहीं मिले, तो मैंने अपनी ही काव्य शक्ति का प्रयोग किया और कुछ छोटे छोटे आपकी चौपाई या जो आपको सोरठा मुश्किल लग रहे थे उसके कुछ आसान उदाहरण बना दिए हैं, तो एक बार देख लेंगे। छंद में आपको 3 छंद याद कर लेने हैं, एक चौपाई, दोहा और सोरठा। कुंडलियां को छोड़ देना, कुंडलियां बड़ा है, मैं करा सारे देती हूँ। इन तीनों को एग्जाम के लिए तैयार कर लेना। 1 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का उदाहरण। चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है। 4 सममात्रिक मतलब जिसमें चारों ही चरणों में समान मात्रा हो। तो इसमें 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने तुमको भी पहले भी कराया था कि अनुचित उचित काज कछु होई, समझी करिए भल कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछताई, कही बेदते बुद्धते नाही। तो ये 16-16 मात्राओं वाला चौपाई है, ठीक है, 16-16 मात्राओं वाला। तो ये परिभाषा और ये उदाहरण, ये लेकिन आप लोगों को याद नहीं हो रहा था, तो फिर एक 16 मात्राओं वाला थोड़ा सा आसान कर दिया है। तो जिसने वो याद नहीं कर रखा होगा वो इसको कर सकते हैं कि सूरज उगा तो जग हर्षाया, पंछी ने फिर गीत सुनाया, फूलों ने भी गंध बिखेरी, धरती ने हरियाली फेरी। इन सभी लाइनों में गिनेंगे तो 16-16 मात्राएं आपको दिख रही होंगी। तो जिसको वो लगता है कि मुश्किल है ये वाला उदाहरण, तो कृपया चौपाई में आप ये वाले उदाहरण को भी लिख सकते हैं। चारों ही चरणों में 16 मात्राएं हैं। दोहा क्या होता है? दोहा अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक का मतलब है आधे में समान, आधे में समान। इसके पहले और तीसरे चरण में, ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, तो इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में आपके 11 मात्राएं होती हैं। परिभाषा, उदाहरण, कागा काको धन हरए, कोयल काको देय, मीठे बचन सुनाए कर, जग अपनो कर ले। तो ये आपके दोहे का उदाहरण। दोहे तो बहुत सारे हैं, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए, ये भी दोहे का ही एग्जाम्पल है। 1 नंबर में एग्जाम्पल और 1 नंबर में उदाहरण। सोरठा आपको मुश्किल लगा था, सोरठा में भी यही होगा कि यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। भाई लास्ट है, उसके बाद एंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सोरठा भी एक अर्ध सममात्रिक है, ये दोहे का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13, दोहे का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये आपका सोरठा। ये वाला एग्जाम्पल मैंने पहले भी कराया था कि मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवौ सकल दलिवल महन। ये पहले कराया था, लेकिन आज आसान है। एक आसान वाला देख लीजिए कि माता प्रेम लुटाती, दुखों में साथ निभाती, मन को दृढ़ बनाती, पथ पर चलना सिखाती। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ये 3 ही छंद आप लोग तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। कुंडलियां वगैरह तो आप लोगों का, रोला आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। कुंडलियां 6 चरणों वाला है, दोहा और रोला का मिक्स होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है और रिवीजन सीरीज कैप्सूल क्रैश कोर्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं। तो यहां तक हम लोग इसको एंड करते हैं। इंपॉर्टेंट बता दो रस में इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। रस में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो श्रृंगार है, श्रृंगार, ठीक है, हास्य और आपका वीर रस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपके छंद में मैंने आपको बता ही दिया, दोहा, चौपाई, सोरठा, ये तीनों कर लेना। और क्या बचा? अलंकार। अलंकार में देखो भाई सभी आसान ही है। अनुप्रास है ना, यमक है, उपमा है, रूपक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ ही आप लोगों के करा दिया है। कल से प्यारे क्लास पे अच्छी लगी हो तो पहले तो क्लास को लाइक कर दो, है ना। लाइक करने पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, इतने में ही मिल जाएगा कोर्स 399 में, इसलिए क्लास को कृपया लाइक करके जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देंगे। कौन कौन इस बार हिंदी में 95+ नंबर लेकर आने वाला है ये भी बताना, और जिसके हाई स्कूल में होंगे वो तो इस बार भी लेकर के आएंगे ही, है ना। तो इसलिए अपना कमेंट में फीडबैक आपको जरूर देना है। आज ये लास्ट क्लास थी यूट्यूब पर, कल से क्लासेस हमारी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर ही होंगी, ठीक है। पीसीबी या पीसीएम देख करके आप इसको CAP 200 कूपन कोड लगा करके 399 में परचेज कर सकते हैं।
ठीक, कल हम लोग, अभी तक मैंने आप लोगों को कितने नंबर का करा दिया है? मैंने आप लोगों को कल 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, आज 6 नंबर का रस छंद अलंकार, 16 नंबर का करा दिया है। कल बारी है 5 नंबर और मिल जाएंगे आपको, यानी कहानी का उद्देश्य एवं सारांश। तो पूरे 90-95 नंबर लाने के लिए जो जो टॉपिक आपको क्रैश कोर्स में 30-40 दिन के अंदर कराए जाएंगे, यही टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ लेने हैं। तो कल हम लोग 5 नंबर वाली क्लास करेंगे और रोज की हमारी क्लासेस ऐसे ही नंबरों को दिलाने वाली होगी। बहुत लिमिटेड क्लास में पूरा हिंदी का सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तैयार हो जाएगा। हिंदी की मैराथन आ रही है आपकी 30 तारीख को। किस दिन आ रही है? तो आपके यहाँ पर आप लोगों की जो मैराथन है वो 30 तारीख को आ रही है। कैसे हट रहा है? यूट्यूब पर आप लोगों की 30 तारीख को महामैराथन है, ठीक है। यूट्यूब पर आप लोगों की 30 तारीख को सुबह 10 बजे से पद्य खंड कंप्लीट जो है 12 घंटे की मैराथन में मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। अब तक मैं 12-12 घंटे की एक मैराथन, मतलब वैसे तो मैंने एक पहले भी ली है जुलाई में, लेकिन हाँ जो पिछली 12 घंटे की मैराथन मैंने 13 अक्टूबर को ली थी, उस मैराथन में मैं आप लोगों को कौन सा सिलेबस करा चुकी हूँ? गद्य खंड, संस्कृत खंड, कहानी खंड, व्याकरण खंड कराया है। लेकिन जो अब 30 नवंबर को संडे के दिन सुबह 10 बजे होने वाली है, इसमें मैं पूरे पद्य खंड में जितनी कविताएं हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोगों को इस महा मैराथन में समझा रही होंगी। और इसके बाद आप इन दोनों मैराथन को देखने के बाद आपका काम सिर्फ याद करना, लिखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह जाएगा। तो कृपया आप लोग इस मैराथन में अवश्य पधारें, ठीक है। आप लोगों को मैं आज ही न्योता दे रही हूँ, इनविटेशन दे रही हूँ। संडे को सुबह 10 बजे इस क्लास से जुड़ जाना। बाकी जो आपके साथी हैं, ठीक है, आस पड़ोस के हैं, गली मोहल्ले के हैं, आपके ऑनलाइन फ्रेंड है, ऑफलाइन फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, कहीं के दोस्त हैं, 12वीं में अगर है तो उन तक आप लोगों को इस सेशन को शेयर कर देना है। कैप्सूल क्रैश कोर्स के बारे में बता देना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाकी आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम दूंगी। पीडीएफ आपको रोजगार वितंकित एप्लीकेशन में व्यू कोर्स पर जाकर देखेंगे तो क्रम से क्लासेस उनके साथ ही पीडीएफ अपलोड हो रहे होंगे। कल से क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर ही होंगी और साथ के साथ वहीं पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।